बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इससे पहले कि मैं रूटीन का वीलॉग शुरू करूँ, सबसे पहले एक अमेरिका से जो बड़ी डेवलपमेंट है आपके सामने मैं रख देता हूँ। डिफरेंट चीज़ें अमेरिका में होती रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद लोगों ने ये उम्मीद की थी कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कोई मामला उठेगा। एक जो विल्सन का बिल है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी देखते हैं उसमें क्या होता है। दूसरी जानब पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिकन सरमायाकारों को इस बात का लालच भी दिया कि आप आएँ और आकर पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करें। SIFC आपको बहुत सपोर्ट देगी और उसके हवाले से जो सूबाई हुकूमतों में कवानीन भी पास करवाए जा रहे हैं, कानून साजी भी हो रही है। अब एक नई डेवलपमेंट है अमेरिका में और ये बड़ी कार्रवाई है। इंसानी हकूक़ का एक कमीशन है वहाँ पे अमेरिका में, इसमें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मामला उठाया जाएगा। ये द टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन है और इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करता है अमेरिका में। देखिए, इससे पहले जितनी भी कांग्रेशनल हेयरिंग्स हुई थी उनका तरीकाकार क्या था। आप जाते हैं किसी कांग्रेसमैन को मिलते हैं, एक और को मिलते हैं, आप उन्हें कहते हैं जनाब कि हम ये चाहते हैं कि अपने दुखड़े आपको सुनाएं। पाकिस्तानी ये करते थे, तो उसमें वो ये कहते हैं जी ठीक है, हम अपने साथियों से बात करते हैं। वो और 2 4 5 10 लोगों से बात करते हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं कमेटी रूम में। पाकिस्तानी जाते हैं और जाकर इनको बताते हैं कि पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है। ये था माजी का पैटर्न, लेकिन इस मरतबा ये मामला स्पेसिफिकली एक ऐसी कमेटी के अंदर जा रहा है या एक इस तरह के कमीशन में जा रहा है जो कमीशन बनाई इस काम के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को वो देखता है। अब यहाँ पे ये बड़ा संजीदा मामला है और बड़ी संजीदा हेयरिंग होने जा रही है। ये हेयरिंग मेरी इत्तला के मुताबिक मई में होनी थी, लेकिन मई में ये हो नहीं पाया। पाकिस्तानियों ने इस पर बड़ी मेहनत की है, इस पर जुल्फी बुखारी ने बड़ी मेहनत की है, एक डॉक्टर साहिबा हैं जो पाक पैक की हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 2 4 और लोग हैं उन्होंने मेहनत की है, शहबाज गिल ने इसमें बड़ी कोऑर्डिनेशन की है। तो इन लोगों ने जोर लगा के तो अब इसको यकीनी बनाया है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लॉयर्स भी इसमें शामिल हैं। इंसानी हकूक़ के दीगर कुछ लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, मैं सबके नाम अभी नहीं लूँगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको इस बात की भिनक पड़ गई है और हुकूमत अब इस मामले को रोकना चाहती है या इसको कंट्रोल करना चाहती है। ये मई में होना था, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये जून में चला गया। अब ये जून के आखिर में किसी वक्त ये कमीशन एक इजलास बुलाएगा और इस पर हेयरिंग की जाएगी। वो लोग जिनमें पाकिस्तान में बड़ी ज्यादतियाँ हुई, जिन लोगों के साथ जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, गुमशुदा किया गया, टॉर्चर किया गया, कारोबार को तबाह किया गया, फैमिली अरकान को उठाया गया, जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान में हुई, वो लोग जाकर इस कमीशन को अपनी तफसीलात बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन इनको दी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों के शवाहिद और सबूत इनको दिए जाएंगे। ये सीरियस है। वजह यह है कि इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अमेरिका काम करता है। ये अब कोई सेनेटर वैसे नहीं सुनने जा रहा, ये बाकायदा एक बड़ी इंपॉर्टेंट द टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस है और इसका इंपैक्ट होता है। जो लोग इसको जानते हैं उन्हें आइडिया है। तो अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, या हुकूमत इसके खिलाफ कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती, एक बड़ा सवाल है। आज नाज़रीन 25 मई है, एतवार का दिन है जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं। मैंने जब ये अपलोड की है, हो सकता है आप मंडे की सुबह सुन रहे हो। तो पाकिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत का बाकायदा आगाज हुआ था ना, जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की आवाम को डंडा फेरना शुरू किया था, वो आज से ठीक 3 साल पहले 25 मई 2022 को फेरना शुरू किया था। हमने पहली मरतबा देखा, उस वक्त आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा थे और वो जिद में आ गए थे। जनरल नदीम अंजुम जो है वो DG ISI थे। ये लोग जिद में आ गए थे कि हमने हुकूमत गिराई है। अवाम की क्या जरूरत है कि वो आए और कहे जी आपने गलत किया। तो अवाम को फेंटा लगना शुरू हो गया था, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। पहली दफ़ा देखा हमने कि सरकारी अफसरान जो हैं या पुलिस वाले जो हैं या एहलकार, वो अवाम की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं और लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक पहली मरतबा ऐसा लगा कि पूरी तरीके से छीन लिया गया। माजी में भी होता था, लेकिन इस तरह के मनाजिर हमने माजी में नहीं देखे थे कि पुलिस वाले ही गाड़ियां तोड़ रहे हैं। इस तरह के मनाजिर हमने पहली दफ़ा देखे, यास्मीन राशिद साहिबा वाले और या बाकी मनाजिर आपको सारे याद होंगे। तो बर्बरियत का एक्चुअल जो आगाज़ हुआ था 3 साल पहले, वो आज के दिन में हुआ था। लेकिन देखें, ये 3 साल गुजर गए और 3 साल में पॉलिटिकल पार्टी की पूरी शेप बदल गई। आज वो एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है
उसके लोग मार ज़्यादा खा सकते हैं, उसके लोग जो है उनकी कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा है, उसके लोग जो है वो अपने नज़रिए के साथ, अपने लीडर के साथ उनकी कमिटमेंट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये 3 साल का कारनामा मैं एस्टेब्लिशमेंट के खाते में ही डालूंगा और किसी के खाते में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ये फैसला किया था कि मारो इनको। उस वक्त लाहौर में एक सेक्टर कमांडर होते थे ISI के जनरल ब्रिगेडियर राशिद, इनका भी बड़ा अहम किरदार होता था उन दिनों में। आजकल किधर हैं? कहीं नहीं है। जनरल बाजवा भी रिटायर्ड, जनरल नदीम अंजुम भी रिटायर, ये जो अभी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल या DGI से ये भी रिटायर हो जाएंगे एक दिन। लेकिन ये लोग फिर तारीख के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां पे ये सोचते होंगे ना बैठ के कि यार ये हमने क्या किया। जनरल बाजवा आज लोगों को टेलीफोन्स करते हैं, एक एक 1.5 घंटा फोन करते हैं। मैंने कोई 1.5 पौने 2 घंटे की एक कॉल मैंने सुनी एक बंदे के पास बैठ के। मुझे ऐसा लगा कोई ज़हनी मरीज कॉल कर रहा है जो ये बताना चाहता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना लोग मुझे समझ रहे हैं। कादी फायद ईसा की हालत आप देख लें। तो जब कोई कुर्सी पे बैठा होता है तब उसे समझ नहीं आती, लेकिन समझ एक दिन आ ही जाती है। मारंग बलोच ने जवाब दिया है DGI-SPR को, क्योंकि DGI-SPR ने मारंग बलोच के बारे में बात की थी। मारंग बलोच का जवाब आ गया जेल से, उनके जो X अकाउंट है उसके ऊपर शेयर किया गया। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में तशद्दुद पे और DGI-SPR दोनों चीज़ों पे मेरा जवाब। वो ये कहती हैं कि मुझ पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सी होने का एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया DGI-SPR ने। ये संगीन और बार बार लगने वाला इल्ज़ाम है और ये बगैर सबूतों के मेरे ऊपर लगाया जाता है। गैर मुसद्दका दावों का ये नमूना DGI-SPR के अवामी बयानात की एक परेशान कुन पहचान बन गया है कि DGI-SPR अवामी सतह पे ऐसे बयानात मेरे खिलाफ या वैसे देते रहते हैं जो उनकी पहचान बनता जा रहा है, इसके सबूत कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग वाकये में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें लेने आई थी, ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। लाशें ढूंढने वाली मैं कौन होती हूँ, ये भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। तो मैं ज़रा वादे कर दूँ इस मामले को कि मखसूस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया। ये मारंग बलोच ने की थी मार्च में। मनगढ़ंत और मेरे पैगाम को मसक करने के लिए मेरी बातों को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। और अंग्रेजी में इन्होंने वैसे ये ट्वीट किया हुआ है, तो अल्फाज को जरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे मैं, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी मेरा मुतालबा तशद्दुद की हमायत नहीं था, ना मैंने कभी तशद्दुद की हमायत की है। मेरा मुतालबा सिर्फ शफाफियत था। अब इन शॉर्ट में आपको ये बताता हूं कि 12 दहशतगर्दों के नाम तो आ गए थे, वो कहती हैं। तो 12 दहशतगर्दों के साथ जो बाकी लाशें रात के अंधेरे में दफनाई गई बलूचिस्तान क्वेटा के कासी कब्रिस्तान में, मैं जानना चाहती थी वो कौन लोग हैं। यानी 12 तो दहशतगर्द है ना, या वो अस्करियत पसंद है। वो उनकी एक तरफ लोग अस्करियत पसंद कहते हैं, एक तरफ दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन जो भी हैं वहां पे उनके लोगों ने ये कहा कि ये 12 बंदे हमारे हैं, और ये रियासत ने भी कहा जी ये 12 बंदे उनके हैं। उसके अलावा जो बाकी बंदे दफनाए गए उस पर मारंग बलोच का कहना है कि ये इंसानी हकूक के तहत या पूरी दुनिया के अंदर एक राइज तरीकाकार है कि लोगों को पता चलना चाहिए, उनकी शनाख्त का पता होना चाहिए जिसको दफन किया जा रहा है। हमें ये, मैं ये बार बार कह रही थी, मारंग बलोच का ये कहना है कि ये जो बंदे दफन किए गए हैं नामालूम अफराद के तौर पे, इनके बारे में बताया जाए कि ये बंदे कौन हैं, इनकी शनाख्त की जाए, या जिन लोगों के प्यारे लापता है वो आए और आके ढूंढें और बताएं जनाब ये उनके प्यारे हैं या नहीं है। बहरहाल ये जो है वो अब कह रही है कि मैं तो ये कर रही थी लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और साथ उन्होंने ये कहा कि किसी भी तशद्दुद के वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे जबरी तौर पर लापता अफराद को कत्ल करने और खुफिया तौर पर दफन करने में पहले भी मुलव्वस रहे हैं और बाद में उन्हें अस्करियत पसंदी का नाम दे दिया जाता है। जाफर एक्सप्रेस केस में मुसल्ला ग्रुप के जिम्मेदारान ने इसमें मुलव्वस 12 अफराद के नाम और तस्वीर और तफसीलात अवामी तौर पर जारी की थी। इसके बावजूद 2 दर्जन से ज़्यादा लाशें सिविल अस्पताल क्वेटा में लाई गई थी। मेरा सवाल यह था कि बाकी लोग जो लाए गए हैं, लाशें लाई गई, ये कौन लोग हैं, इन्हें राजदारी में क्यों दफन किया गया, ये वो कह रही हैं जी मेरा सवाल था। एक वो ये कह रही है मेरे ऊपर बगैर सबूतों के इतना बड़ा इदारा, जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से भी इल्ज़ामात लगते हैं और सबूत पेश नहीं किए जाते तो ये हैरान कौन है। उन्होंने कहा मैंने जो भी किया इंसानी हुकूक के मामलात के लिए किया और आलमी इक़दार पर मबनी एक तरीक़ाकार के तहत किया। मैंने मुसलसल तशद्दुद की मज़म्मत की है, चाहे वो गैर रियासती अनासर के ज़रिए हो या रियासत खुद करे। लेकिन बलूचिस्तान आज जबर का निज़ाम है, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, नाइंसाफ़ी हो रही है, एहतसाब का अमल टूट चुका है। तो इनको मसाइल को हल करने के लिए रियासत बचाए मसले हल करे, वो लोगों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है
और उन लोगों पर जो सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। बलूचिस्तान के अवाम इंसाफ के मुस्तहिक हैं, इस किस्म की गंदी मुहिम के मुस्तहिक नहीं हैं, धमकियों के मुस्तहिक नहीं हैं, और सबसे बढ़ के ये कि वो बिला खौफ एक ज़िंदगी गुजारने के मुस्तहिक हैं मारंग बलोच। ये जनाब मारंग बलोच साहबा ने डीजी आईएसपीआर को जवाब दिया। अब देखते हैं कि डीजी आईएसपीआर इसके ऊपर मारंग बलोच को क्या जवाब देते हैं। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो खबरों की जीनत बना। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि वक्त आ गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन डीजी साहब, ये नारा हम 70 साल से सुन रहे हैं। अयूब खान ने यह नारा लगाया था, हमने सुना। उसके बाद हमने सुना याया खान ने यह नारा लगाया, हमने सुना जनरल ज़ियाउल हक ने भी यही नारा लगाया, परवेज़ मुशर्रफ ने भी यही नारा लगाया, उनके बाद आने वाले दीगर जर्नैलों ने भी यही नारा लगाया। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम भी यही नारा लगा रही है। तो नारे से तो कश्मीर ने आज़ाद नहीं होना। अभी ये जो इंडिया के साथ हालिया लड़ाई हुई है, इसमें कश्मीर का कितना हिस्सा हमारे पास आया? अगर ये सवाल हम पूछें तो हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बहुत सारे टाउट्स ये कह रहे थे कि दर्जनों चौकियां, सैकड़ों चौकियों तक चले गए कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अभी एक और टाउट को मैं सुन रहा था, बहरूपिये को, वो ये कह रहा था जी कि बहुत सारा मकबूजा कश्मीर का इलाका पाक फौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया हुआ है, इस वक्त वो हमारे पास है। यार झूठ तो मत बोलो ना यार, जब लेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे ना, सारे मिलकर करेंगे। अब जब नहीं लिया तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो हुई नहीं? और मेरी बात से कोई अपना दिल ना दुखाए। मेरे से ज्यादा कौन चाहेगा कि कश्मीर आजाद हो जाए? मेरा घर उधर भी है, मकबूजा कश्मीर में, बांडीपुरा में, तो मैं तो चाहूंगा कि वो आजाद हो जाए। जिन लोगों को हम नहीं मिल पा रहे 70-80 साल से, हमारे खानदान के लोग फौत हो गए इंतजार कर करके, हम उन्हें मिल पाएंगे तो हम तो ये चाहेंगे कि ये हो जाए। लेकिन ये बातों से होना नहीं है। ना इंडिया ने आपको प्लेट में रख के देना है, ना इंडियन हमले का जवाब देकर भी ये नहीं होना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये नहीं होना। इसके लिए ना लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए चौकियां फतह करनी पड़ेंगी, इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको दाखिल होना पड़ेगा मकबूजा कश्मीर में। अब अगर वक्त आ गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की फौज कहीं मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो रही होगी और दाखिल होकर वो अनाउंस करेंगे कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो गया। वैसे हमारी फौज का जो बनाने का वाहिद मकसद है, बड़ा मकसद, वो यही है। वरना पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई क्या है? जो वाहिद लड़ाई है वो कश्मीर के मामले पे है ना। कश्मीर हमारे पास होगा, इंडिया पानी भी नहीं रोक सकेगा, हमारी चीजें सारी सीधी हो जाएंगी। लेकिन यही कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में, हमारा पानी भी खतरे में है और कश्मीरी भाई जो है उनकी जान भी खतरे में है। लिहाजा असल जो लड़ाई है ना वो पानी की है। ये बात आप सब याद रखिएगा कि जो हमायत का एक बड़ा हिस्सा है कश्मीरियों के साथ, उसका एक बड़ा रीजन जो है वो पानी है, क्योंकि वहां पे जो रहेगा वो पानियों पे कंट्रोल करेगा और पाकिस्तानी पानियों पे अगर इंडिया कंट्रोल करेगा तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इशू होगा। लोग अब वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं कि जनाब दरिया किस तरह उतर गए हैं जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका है, और ये एक तरह का एक्ट ऑफ वॉर है। इस एक्ट ऑफ वॉर को अब कैसे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। DGISPR ने एक और बात की तुलबा को कि आर्मी चीफ ने भारत को 26 जगह पर जवाब देने का फैसला किया। अच्छा, DGISPR कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने फैसला किया कि भारत को 26 जगह पे जवाब देना है। जो नून लीग है वो ये कह रही है कि नवाज शरीफ ने ये सारी लड़ाई को डिजाइन किया और कैसे जवाब देना है नवाज शरीफ ने किया। भाई मेरा मशवरा ये है कि पहले आप दोनों आपस में बैठ के तय कर लें। कौम कंफ्यूज हो रही है कि ये जंग का फैसला और जंग का डिजाइन जो है ये फील्ड मार्शल ने किया या ये एवन फील्ड मार्शल ने किया। अवाम बहुत कंफ्यूज है, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली ये नवाज शरीफ साहब का कारनामा है या जनरल आसिम मुनीर का कारनामा है। तो दोनों अपने अपने लीडर्स को उठा रहे हैं। हालांकि देखिए, फौज का काम होता है लड़ाई लड़ना, एयरफोर्स ने जाके उनके तैयारे गिराए हैं। और जो पाकिस्तान की एक कामयाबी है, जिसको मैं एक बड़ी कामयाबी कहता हूं इस पूरी लड़ाई में, वो एयरफोर्स ने हासिल की है। जमीन पे हमने 1 इंच भी नहीं लिया, ना इंडिया ने 1 इंच लिया। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया ने पाकिस्तान में सिविलियंस को शहीद किया और मसाजिद को शहीद किया, जबकि पाकिस्तान ने वहां पे मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया भारत के अंदर, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान के मिसाइल जो है उन्होंने जाकर अपने टारगेट्स को हिट किया। अब सवाल यह है कि इनमें से क्रेडिट किसको देना है कौम ने। कौम कंफ्यूज हो गई है कि किसने क्या किया। लिहाजा मियां साहब और आसिम मुनीर साहब बैठ जाएं और बैठ के फैसला करें कि कितना क्रेडिट किसने लेना है। DGISPR कहते हैं कि आर्मी चीफ ने फैसला किया, नून लीग कहती है जी नवाज शरीफ ने ये वाला फैसला किया। एमल वली खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है,
फौज के हवाले से। और ये स्टेटमेंट मैं आपको पहले सुना देता हूं, पढ़ के नहीं, एमल वली खान साहब के अपने मुंह से सुना देता हूं। आप स्टेटमेंट बड़ा एंजॉय करेंगे। और ये अभी आर्मी चीफ से बगलगिरी भी उड़ते एक दिन पहले, जरा ये सुनिए। अगर ये स्टेटमेंट आप फर्ज करें इमरान खान दे दे या कोई और दे दे, पीटीआई का कोई रहनुमा दे दे यही वाला स्टेटमेंट, चलो जुनैद अकबर दे दे या कोई भी दे दे, तो उसके साथ क्या होगा। यानी ये स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है, इतना बोला था सनम जावेद ने कि बॉर्डर पे जाओ, हमसे मत लड़ो, उनसे लड़ो, बॉर्डर पे जाओ। तो सनम जावेद को अभी तक जेल में रखा हुआ, इतना गुस्सा है। अब यही बात जरा इससे नेक्स्ट लेवल पे जाके चंगी उठा के किस तरह कर रहे हैं एमल वली खान, ये जरा आप सुनिए। उस बॉर्डर पे जाओ जिस बॉर्डर पे रोजाना वतन अजीज की शलवारें उतरती हैं। चौकीदार आका नहीं, चौकीदार अवाम है। आका अवाम है। आप तहकीकाती कमीशन बनाए, मैं आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 बंदे लेकर आऊंगा, जिससे कर्नेलों ने पैसों की फरमाइश की है। ले जी, ये सुना आपने, जाओ जाओ बॉर्डर पे जाओ, उस बॉर्डर पे जाओ जहां रोजाना वतन अजीज की शलवारें उतरती हैं। चौकीदार आका नहीं गुलाम है, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तनख्वाहदार मुलाजिम है और आका अवाम है। बिल्कुल ठीक बात है, अवाम तनख्वाह देती है। मैं कल भी यही कह रहा था कि हम करेंगे फैसला कि कौन है मुहिब्बे वतन और कौन नहीं है। सर्टिफिकेट हम पाकिस्तान के अवाम देंगे, इसलिए कि हम तनख्वाह देते हैं। तो जब हम तनख्वाह देते हैं तो सर्टिफिकेट भी हम देंगे, कोई और हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। अब उन्होंने कहा कि आप तहकीकाती कमीशन बनाएं, मैं 50 बंदे लेकर आऊंगा जिनसे कर्नैलों ने पैसों की फरमाइश की है, यानी रिश्वत मांग रहे हैं। यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स, मिलिट्री के कर्नल्स, 50 बंदे वो लेकर आएंगे। अब इनके ऊपर केस चलना चाहिए ना मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, जिन्होंने पैसे मांगे यूनिफॉर्म पहन के, बकौल एमल वली खान के। बहरहाल एमल वली खान साहब ने कहा, लेकिन आप देखिएगा ना ये गिरफ्तार होंगे ना इनके ऊपर मुकदमा होगा। लेकिन इतनी बात अगर कर दे अली वजीर तो देखिए कैसा हाल करते हैं। इतनी बात अगर कर दे मारंग बलूच तो क्या हाल करते हैं। इतनी बात कर दे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सनम जावेद या कोई और, तो देखें क्या हाल करते हैं। वैसे मरियम नवाज को बड़ा तगड़ा एक जवाब जो है वो अलीमा खानम साहिबा ने भी दिया है। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया था कि आपको पता चले पाकिस्तान में ना 2 अलग अलग कानून चल रहे हैं। वो लोग जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, रिजीम के, वो जितनी मर्जी गाली दें, चाहे फौज को दें, किसी को भी दें, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो लोग मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मेन लोग जो हैं उनके और मौजूदा रिजीम के बेनिफिशरी नहीं हैं और वो उनसे टक्कर ले रहे हैं, वो चाहे थोड़ा सा भी बोल दें उन पे मुकदमा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पंजाब में अब गुंडा एक्ट लाने की तैयारी हो रही है। ये अंग्रेज दौर में हुआ करता था गुंडा एक्ट पंजाब में, और उस वक्त मुखालिफिन को कुचला जाता था। वैसे गुंडा एक्ट में बड़े गुंडे शुंडे भी काबू किए जाते थे, लोगों को निशाने इबरत बनाया जाता था। वही गुंडा एक्ट जो है वो अब पंजाब के अंदर इसका नफाज किया जाएगा। लगता है दहशतगर्दी एक्ट से इनका दिल भर गया है। अब होना तो ये, एक तो ये इन्होंने तस्लीम कर लिया कि गुंडागर्दी पंजाब में बढ़ गई है, लिहाजा गुंडा एक्ट लाना पड़ेगा बड़े लंबे अरसे के बाद। यानी ये 1930 में अंग्रेज के दौर का गुंडा एक्ट है, 100 साल के बाद आ रहा है मरियम नवाज के दौर में। कैसा कारनामा है आप अंदाजा कीजिए। गुंडा एक्ट आएगा जनाब मलका बरदानिया के दौर का, और अगर ये सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब बड़ा आसान है, दहशतगर्दी की दुफार से दिल भर गया है। अब गुंडा एक्ट, दहशतगर्दी एक्ट खत्म करके गुंडा एक्ट ये लगा देंगे, तो लगा दें जनाब जो मर्जी। लोग सच बोलने से ना पहले घबराए हैं ना अब घबराएंगे। लोग पहले भी बात कर रहे थे, अब भी बात करेंगे। अलीमा खान साहब ने कहा, क्या मरियम नवाज भारत की साइड ले रही है? हमारे फौजी शहीद हुए हैं, एयरफोर्स के जवान शहीद हुए हैं, बेगुनाह बच्चे और खवातीन शहीद हुई हैं, और खवातीन शहीद हुई हैं, और ये खातून कह रही है नुकसान नहीं हुआ। मोदी और हिंदुस्तान ने हमला किया, लेकिन ये औरत कह रही है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। मरियम नवाज ने कहा ना कि वो कुछ भी नहीं था, ये पीटीआई ने किया जो किया है। यानी इनको ख्वाब में सोते हुए बिना इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है, उसके अलावा इन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता। अफसोसनाक वाकया नादरीन जो हुआ था खुसदार में, उसकी कुछ और तफसीलात है मेरे पास, इंतहाई अफसोसनाक।
जो बच्चे शहीद हुए थे उस वाक़े में, बस के ऊपर जो खुदकुश हमला किया गया था, अब उनमें जो तादाद है बच्चों की वो 8 हो गई है बदकिस्मती से। पहले 2 तादाद पता चली, फिर 3, फिर 4, अब 8 की तादाद पता चल रही है, जिनमें 7 तालिबात हैं, हमारी बच्चियां हैं, और एक जो है वो तालिब इल्म है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। किसका गिरेबान पकड़े इनके माँ बाप, किसने ये किया और किसको कब कैसे सज़ा होगी, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस अफसरान को जवाब देना चाहिए। लेकिन बच्चे शहीद हो रहे हैं, इंटेलिजेंस कहाँ पे है? ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ उनका पहलगाम का, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लताड़ के रख दिया, अकाउंटेबल ठहराया, उन्होंने जवाब मांगा हुआ। उन्होंने यहां पाकिस्तान के अंदर जवाब ही कोई नहीं मांगता किसी से। इधर इंसान मर गया, कीड़ा मकोड़ा मर गया, एक ही बात है, कोई मुड़ के पूछता भी नहीं है। भाई बच्चे शहीद हो गए हैं, कोई तो इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जिम्मेदार होगा, उसका नाम सामने लाइए, बताइए कि किसने क्या किया। अब ईरान में नादरीन, बलूचिस्तान में एक सीनियर सहाफ़ी लतीफ़ बलोच साहब, उन्हें कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क बनता चला जा रहा है और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। दुनिया के जो टॉप 2-3 मुल्क हैं जहां पे सहाफ़ी सबसे ज़्यादा खतरे में है, उनमें से एक पाकिस्तान है। जबकि DGISPR और आर्मी चीफ कहते हैं हमारा मीडिया आज़ाद है और बहुत बेहतर है। बेड़ा ही गर्क हुआ सर मीडिया का। लोग आज़ादी से बोल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, लोग सच्चाई बयान नहीं कर सकते, हकायक सामने नहीं रख सकते अवाम के, रखें तो उनके साथ क्या किया जाता है। अब एक और सहाफ़ी बलूचिस्तान में कत्ल हो गए हैं। नाज़रीन, राफेल के बारे में इंडिया से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, अगले वीलॉग में आपको मैं बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।